अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डॉक्टर मोहम्मद इरफान, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल करक से आज आप लोगों से एक और बहुत कॉमन बीमारी उसके बारे में बात करनी है, जिसको कहते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। IBS की बीमारी जो है ना, ये इसको मैं आंत के टेंशन कहता हूँ। ये आंत मैदे से लेकर आंत तक का जो हिस्सा है आपका, इसके आसाबी निज़ाम में जब गड़बड़ होती है, जैसे मेरा आपको एक वीडियो मेरी बनाई हुई है, वो मैं कमेंट में लिंक दे दूँगा। उसमें मैंने बताया कि हमारे पूरे जिस्म का कंट्रोल करंट के ज़रिए से है, तो यहाँ भी करंट का रोल है। आपके आंत और मैदे के अंदर भी असाबी रगे हैं। अगर ये ज़्यादा काम करना शुरू करेंगे, करंट ज़्यादा होगा, तो ये बड़ी तेज़ी के साथ हरकत करते हैं और जो कुछ इनमें होता है वो फ़ौरन उसको निकालने की कोशिश करते हैं। और अगर ये अंडर काम करेंगे, करंट की सप्लाई कम होगी, तो क्या होगा कि ये हरकत इनकी स्लो हो जाती है। जब स्लो हरकत होगी तो फिर ये जो कुछ आप खाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है इसमें से, और लंबा टाइम गुजरता है, तो ऐसे लोगों को फिर अमूमन कब्ज़ की शिकायत हो जाती है और उनको कई कई दिन उनके पखाना नहीं होता। अच्छा, नॉर्मल हमारे जिस्म में अल्लाह ताला ने निज़ाम ऐसे रखा है कि आपकी आंतें और मैदा ये कोऑर्डिनेटेड मुताबिकत के साथ हरकत करती हैं। मैदा जब आप कुछ खाते हैं तो मैदे में जाता है, मैदा उसको स्टोर करता है, एक तो स्टोर करता है, दूसरा उसको हज़म करने में मदद करता है। हज़म इस तरह करता है कि उसको पीसता है। मैदे के दोनों साइड पे वाल लगे हैं, वो वाल बंद होते हैं और मैदा जब दबता है तो वो खुराक को पीसता है। उसमें तेज़ाब वगैरह भी शामिल होता है यहाँ पे। और जो निचला वाल है उसका काम ये भी है कि उसके ज़रिए से थोड़ा थोड़ा सा जो हज़म होता जाता है, थोड़ा थोड़ा करके जो खुराक होती है वो आगे आंत में जाती है। अब अगर ये मैदे की करंट सप्लाई ज़्यादा हो जाए तो ये मैदा क्या करेगा, जो खाना आएगा वो उसको फ़ौरन आगे पास करने की कोशिश करता है। तो उस सूरत में अब इतनी जल्दी पास तो नहीं हो सकता, वॉल सिस्टम है, तो वो बड़ी तेज़ी से हरकत करना शुरू करता है और अमूमन ऐसे मरीज़ों को मैदे का दर्द होता है, जो बहुत ज़्यादा करंट सप्लाई की वजह से हो जाता है। अच्छा, ये जो मैदे का दर्द होता है और अमूमन इनकी जो खुराक होती है, क्योंकि वो बड़ी तेज़ी से काम तो तेज़ी से कर रहा होता है, तो खुराक डाइजेस्ट भी नहीं होती, हज़म भी नहीं होती और वॉल में से निकल के आगे आंत में जाती है, तो ये ओवर फंक्शनिंग हो गया। अच्छा, अगर बाज़ लोगों में क्या होता है, डिप्रेसिव, अगर वो ये जो असाब है डिप्रेशन की सूरत में अगर हो, डिप्रेस्ड हो, तो उनका जो खाते हैं वो मैदा जो है ना, उसकी हरकत स्लो होती है, तो हाजमा भी कमज़ोर होता है और वो ऐसे जो भी खाते हैं ऐसे लगता है जैसे पूरा मैदे के ऊपर एक बोझ बन जाता है। तो उन लोगों को जो है ना फिर डकार भी आते हैं बहुत ज़्यादा और कहते हैं जी बड़ा बोझ है, मैदे पे बड़ा बोझ रहता है वक्त तो ये मैदे से। अच्छा, मैदे से आगे जो आंत है उसमें क्या होता है, अगर मैदा और आंत दोनों तेज़ हरकत करेंगे तो जैसी मैदे से खुराक आंत में जाती है वो भी उसी स्पीड के साथ उसको निकालती है। तो अमूमन ऐसे लोगों में क्या होता है कि वो खाना खाते हैं, आधे घंटे बाद वो कहते हैं जी जो खाया, आधे घंटे के बाद फ़ौरन निकाल देते हैं, क्योंकि वो सब बड़ी तेज़ी से कुछ भी हज़म नहीं हो रहा था उसमें से। अच्छा, और जो दूसरे किस्म के लोग होते हैं उनमें क्या होता है कि डिप्रेशन, जिनमें डिप्रेस्ड होती है ये असामें, उनका मसला ये होता है कि मैदा चूँकि स्लो काम कर रहा है और तो इसी तरह आगे आंतें भी स्लो काम कर रही होती हैं, तो वो खुराक उसमें से जज़ब भी ज़्यादा होती जाती है, उसमें से फ्लूइड भी ज़्यादा जज़ब होती रहती है, तो वो जो मकदार होती है पखाने की वो ज़्यादा नहीं बनती, अच्छी नहीं बनती। पखाना भी बराबर बनना ज़रूरी होता है आगे बड़ी आंत की हरकत के लिए। तो जब वो कम पखाना बनता है तो वो उसका इफ़ेक्ट यह होता है कि उनमें कब्ज़ हो जाती है। और इन लोगों को भी आंत का मसला होता है कि पेट में आंत में सूजन होती है, फिर फूला रहता है पेट, कहते हैं जी पेट में हर वक्त गैस भरा रहता है। और जो दूसरी किस्म के होते हैं उनको दर्द होता है, उनको मैदे से भी दर्द होता है और आंत का भी दर्द होगा। क्या होगा, आंत में खुराक जाएगी, वो फ़ौरन जब वो इस तरह करके मरोड़ उठते हैं उसमें, और मरोड़ के साथ वो फ़ौरन निकालने की कोशिश करते हैं। जब निकालने की कोशिश करते हैं तो उसकी वजह से पेट में दर्द आता है। अब ये एक ऐसी बीमारी है कि जिसके लिए कोई टेस्ट नहीं है, किसी टेस्ट से आप इसको डायग्नोज नहीं कर सकते। तो इसको डायग्नोज हम किस तरह करते हैं, इसको डायग्नोज करने के लिए हम कोई भी ऐसी बीमारी जिसकी वजह से ऐसा मैदे का या आंत का कोई मसला होता है तो उन सबको हम एक्सक्लूड करते हैं।
यानी कि कोई डायरिया अगर है, इन्फेक्टिव डायरिया जिसको कहते हैं, उसके लिए टेस्ट करते हैं, या कोई और आंत का कोई मसला है, आंत का कैंसर, कुछ भी ऐसा कुछ हो, या मैदे का कोई मसला, तो एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं। ये सब करके जब हम देखते हैं कि कुछ भी मसला नहीं है तो हम कहते हैं कि जी IBS है। वैसे अमूमन आप अगर ये आपके इलामात ऐसे हैं तो आप अपनी तरफ से कुछ अरसे के लिए अपने आप को ट्रायल ले सकते हैं, मैं जो इलाज बताऊंगा उसका, कि अमूमन यही मसला होता है। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको कहा ना आसाबी मसला है, आंतों की टेंशन है। अब ये आंतों की टेंशन जो है ना, ये उसको ज़्यादा क्या चीज़ करती है। अब आपको ये मसला होता है, आप डॉक्टरों के पास जाते हैं, कोई आपको मैदे की दवाई देता है, कोई इन्फेक्टिव डायरिया की ट्रीटमेंट दे देता है, कोई किस चीज़ की, आपका मसला ठीक नहीं हो रहा, आपको खौफ शुरू हो जाता है, सोच शुरू कर देते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आंत का कैंसर हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैदे का कैंसर हो, कहीं मैदे में ज़ख्म ना हो, आंत में ज़ख्म, मुख्तलिफ बीमारियों की सोच शुरू हो जाती है। ये सोच क्या करती है, आपके आसाब को और ज़्यादा टेंशन में मुब्तला करती है, और जब वो और ज़्यादा टेंशन में होती है तो आपकी बीमारी और बढ़ जाती है। तो इसलिए जब भी आपको, अगर आपको शक हो कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि कोई कैंसर या कुछ भी बीमारी का शक हो, तो ज़रूर जाएं डॉक्टर के पास, अपने पूरे टेस्ट कराएं, और आपके टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल आ जाएं तो आपके जहनी सुकून हो जाएगा, आपको जहनी सुकून मिल जाएगा और आपके टेंशन ख़त्म है। तो वो सर्कल जो होता है ना, वो ब्रेक करना पड़ता है। अच्छा, ये तो हो गई बीमारी के बारे में मालूमात। अब इसका इलाज में जो है ना, सबसे पहली चीज़ कि आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है मुझे। जब तक आपके जहन में ये बात रहेगी, आपका ये मसला हल नहीं होने वाला। तो सबसे पहले तो ये चीज़ निकालनी है। उसके बाद इसमें सबसे जो करामत चीज़ है वो इसबगोल है। इसबगोल है ना, इसको आप सुबह शाम इस्तेमाल करें। जो भी IBS का बीमार हो वो इसबगोल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें। ये आपका पखाने की मिकदार बढ़ाता है। जब पखाने की मिकदार बढ़ेगा ना, तो वो आपकी आंत का जो कोऑर्डिनेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ ठीक हो जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज़, इसमें हम फिर मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ देते हैं, जिनसे मैदे की दवाई देते हैं, मैदे की हरकत कम करने की दवाई भी देते हैं, मैदे की जो वो है, मैदे में तेज़ाबियत कम करने के लिए इनके लिए दवाइयाँ, जैसे ओमेप्राजोल किस्म की गोलियाँ हो गई, या एंटासिड सिरप्स हो गई, जो मैदे की का शरबत होता है, ये हम देते हैं उसमें। और जो आंत का मसला होता है उसमें भी, मतलब उसकी हरकत को, अगर हरकत तेज़ है तो उसको कम करने के लिए, अगर हरकत स्लो है तो उसको तेज़ करने के लिए हम दवाइयाँ देते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये मालूमात आपको पसंद आए होंगे। और IBS की मरीज़ों के लिए नहायत मुफीद वीडियो है। आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरे ख़्याल में कोई भी और नहीं देगा इस अंदाज़ में। ये देसी अंदाज़, आसान अल्फाज में समझाया है मैंने आपको। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इसके ऊपर। मेरे चैनल को डॉक्टर इरफान मीडिया हाउस, इसको सब्सक्राइब कीजिए। इस पर आपको इसी तरह की मुफीद मालूमात इंशाल्लाह मिलेंगी। थैंक यू।